सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज क्लास के लिए। आई होप क्रिटिकल वेलोसिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गया था कल, राइट? क्रिटिकल वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है? एक अपर लिमिट डिफाइन करता है कि वहां तक की वेलोसिटीज के लिए आप लिक्विड के फ्लो को स्ट्रीमलाइन कंसिडर कर सकते हैं, और उससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर क्रिटिकल से ज्यादा होने पर क्या कंसिडर करते हैं? टर्बुलेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसी को लेके आखिरी में एक टर्म और डिफाइन करी थी, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैं क्लियर कर दूं आपको, रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हुए हमने अंडरस्टैंड किया कि रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन ईटा, रो, वी, डी, राइट? इसमें आपको समझाया गया कि डी की पावर आपको 1 रखनी है, बाकी आप ए बी सी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, आप खुद से करेंगे डेरिवेशन। आई होप कुछ ने तो कर भी ली होगी। रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनलेस, ईटा ml-1 t-1, डेंसिटी, वेलोसिटी, डी, ध्यान रखें डी इज डायमीटर, लेंथ है, लेंथ पावर 1 आपने एज इट इज रखना है साथ में। ठीक है, तो ये जरूर करना, मान के चलो कि एग्जाम में ये डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रेनॉल्ड्स नंबर की। तो एक लाइन इसमें मेंशन कर दीजिए जहां पे आपने कल लिखा था उससे आगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। फिजिकल सिग्निफिकेंस, बस इतना, फिजिकल सिग्निफिकेंस, और नीचे लिख दीजिए it may be defined as ratio of, it may be defined as ratio of inertial force per unit area, to viscous force per unit area, inertial force per unit area to viscous force per unit area। ठीक है, इसके डेरिवेशन भी गिवन, आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं, एग्जाम में आती नहीं इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं। मतलब आप समझिए क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, किस लिए बोल रहे हैं। किसी भी लिक्विड में जितना इनर्शियल पार्ट ज्यादा होगा, उसके डेंसिटी वाला पार्ट ज्यादा होगा, उतना रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, और जितना विस्कस पार्ट ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में ना, उतना रेनॉल्ड्स नंबर कम रह जाएगा। तो जितने ज्यादा विस्कस लिक्विड होते हैं, उनके मोशन का स्ट्रीमलाइन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। जितने ज्यादा डेंस लिक्विड होते हैं, उनके मोशन का उतना ही टर्बुलेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिखिए जरा, लेसर बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, lesser be the density and greater be the viscosity, lesser be the density and greater be the viscosity of a liquid, लिख दे कोमा डाल के, smaller is the Reynolds number, smaller is Reynolds number, and hence greater is the possibility of, streamline flow, greater is the possibility of streamline flow। ठीक है, तो भाई स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कि एक तो वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया। वेलोसिटी प्रोफाइल किस किस चीज में डिफरेंशिएट करता है? आपका नॉन विस्कस और विस्कस के फ्लो को। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, दोनों पैरामीटर डिफरेंशिएट करते हैं वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, राइट? याद रखेंगे अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं आइडियल फ्लूइड की तरफ। यू विल एंजॉय, जो आप अगले 3 दिन में पढ़ने वाले हैं, यू विल एंजॉय दैट। हम आइडियल फ्लूइड समझेंगे, उसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे, ये मैं कोशिश करता हूं आज हम कंप्लीट करेंगे। और लिक्विड की 3 टाइप की एनर्जीज होती है, वो एनर्जीज। उसके बाद आप पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, जो ये बॉल को स्विंग करवाते हैं ना, स्विंगिंग बॉल होती है, इसके पीछे क्या कहानी है वो हमें समझ में आएगा। सो फटाफट से लिखे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, भाई एक फ्लूइड आइडियल कब होगा? जब ना तो वो कंप्रेस हो पाए, यानी कि वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, ना ही उसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स हो, फ्रीली फ्लो करता रहे, नॉन विस्कस होना चाहिए, और स्टेडी फ्लो होना चाहिए, यानी एक पॉइंट से पास करने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और इरोटेशनल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कहीं पर भी रोटेशनल इफेक्ट्स कंसीडर ना करने पड़े, एंगुलर मोमेंटम वगैरह कंसीडर ना करना पड़े। तो लिखे फटाफट, ए फ्लूइड इज डिफाइंड टू बी आइडियल, a fluid is defined to be ideal if
it is incompressible, comma non-viscous. If it is incompressible, comma non-viscous, and its flow is steady and its flow is steady and irrotational. Steady and irrotational. ठीक है, क्लियर? चलिए फाइन. स्टेडी एंड इरोटेशनल. तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म में हो गया कि अगर आप एक लिक्विड को आइडियल डिफाइन करने चाहते हैं तो कौन सी 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए. समझ के चले, वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. सो इनकंप्रेसिबल. उसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नॉन विस्कस. स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए. तो उसके बारे में नोट्स में सारा लिखा हुआ है, वहां से आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे. मैं बहुत शॉर्ट में लिखवाता जाता हूँ. लिखिए नंबर 1, स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो लिखे. वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे. विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट फॉर 5-7 मिनट जो हम क्लास में मिस आउट कर गए शुरू में, है ना. थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो सारा कवर अप हो जाएगा. So velocity of all the fluid particles passing through a point, fluid particles passing through a point remains same. इसको कहते हैं steady flow. Remains same. That is streamline flow. तो याद रखेंगे एक आइडियल फ्लूइड का फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन होगा. सेकेंड लिखें, इनकंप्रेसिबल. इनकंप्रेसिबल उसमें मेंशन करें, डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट. डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट as it is incompressible. As it is incompressible. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखे, नॉन विस्कस. नॉन विस्कस मतलब हम किसी तरह का फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, तो मेंशन करें नॉन विस्कस में, there is no energy loss due to viscous effects of fluid. There is no energy loss due to viscous effects of fluid. So fluid is completely non-viscous. And last of all, irrotational. Irrotational. IRROTA आगे आप लिख सकते हैं. irrotational मेंशन करें. There are no sorry, what is the heading of third? सेम थर्ड वाले की हेडिंग थी नॉन विस्कस. फर्स्ट था स्टेडी फ्लो, सेकंड था इनकंप्रेसिबल, थर्ड था नॉन विस्कस और फोर्थ वाला है इररोटेशनल. सो आप मेंशन करें, देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड. There are no rotational effects during flow of liquid. So no angular momentum or rotational kinetic energy is considered. So no angular momentum or rotational kinetic energy is considered. कोई कंसिडर नहीं करते. ठीक है बच्चों, ये था आइडियल फ्लूइड. अब वैसे देखा जाए तो आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली में नहीं मिल सकता, एग्जैक्टली नहीं मिल सकता. बट आप जब भी फिजिक्स को पढ़ते हैं तो शुरू में आसान तरीके से पढ़ने के लिए चीजों को आइडियलाइज करके फिर कंसिडर करते हैं. तो अब लिखें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी
जैसे कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? सपोज करें ऐसे, वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर जो एरिया है उसे A1 लिख देता हूँ, यहाँ पर एरिया को A2 लिख देता हूँ। ठीक है, लिक्विड एंटर करता है और यहाँ से बाहर निकलता है, इधर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2। दिखा दे सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लिखिए लिखिए, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, based upon conservation of mass, comma, it states that product of velocity of liquid flow, and area of cross section remains constant, fine. Once again रिपीट हाँ, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी समझाऊंगा सारा, डोंट वरी। बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, कॉमा, इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। हाँ, ये भी लिख दीजिए, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब लिख दीजिए जरा, consider a tube of variable area of cross section, as shown in diagram. Consider tube of variable area of cross section as shown in diagram. अब लिख दे, let velocity be V1 and V2, where area of cross section is A1 and A2 respectively. ठीक है, मन से समझे अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है समझना। हमने एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया आपका कोई लॉस नहीं हुआ, हमने सिर्फ आइडियल फ्लूइड समझा है। आपको वो धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा, क्लास जब खत्म करूंगा तो समझा दूंगा एक बार दोबारा। अभी सिर्फ ये समझिए, ये एक ट्यूब कंसीडर करिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इस एंड का A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। वो हमने लिख लिया कि वेलोसिटी इज V1 एंड V2 वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब लिखिए, कंसीडर, फिर से दोबारा से, कंसीडर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड हैविंग डेंसिटी रो। हम फ्लूइड की डेंसिटी रो कंसीडर कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। आइडियल फ्लूइड कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं कर सकती, ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, अब लिखिए, मास एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी, m1 लिख देता हूं, विल बी इक्वल टू, भाई डेल्टा टी टाइम में कितना मास एंटर करेगा, ध्यान से सुनना। आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया A1 और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है V1, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी लेंथ कवर हो जाएगी, V1 into डेल्टा टी, राइट। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, आप समझ सकते हैं। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पे लिक्विड क्योंकि फ्लो कर रहा है तो V1 स्पीड से डेल्टा टी टाइम में कितनी लेंथ कवर हो जाएगी, V1 into डेल्टा टी। सो डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम कवर हो गया, A1 into V1 डेल्टा टी, और मास लिख रहे हो तो साथ में आ जाएगी डेंसिटी। सो ये चीज, ये जो मास हमने लिखा, वॉल्यूम अपने याद किया था, AV इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम,
तो उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वॉल्यूम आ गया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मास आ गया। बस इसमें आपने कमांड करने से, हम ग्रामर सीखते हैं ना, ग्रामर सीख के फिर सेंटेंस बनाते हैं, तो ये अपनी ग्रामर है यहाँ पे आज के सेंटेंसेस के लिए कि भाई मास लिखने गए तो क्या लिखा, ए वी डेल्टा टी, याद रखें वी डेल्टा टी इज लेंथ, ए वी डेल्टा टी इंटू डेंसिटी। ठीक है, लिख दे प्लीज। m1 is equal to a1 v1 delta t into rho, mass entering in time delta t। अब लिख दीजिए mass leaving in time delta t, mass leaving in time delta t, delta t टाइम में यहां से कितना मास निकल जाएगा, m2 is equal to, तो mass leaving in time delta t is a2 v2 delta t into rho। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a2, यहां पे कितनी लेंथ कवर हो जाएगी, v2 into delta t, सो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो भाई ये तो हमने लिख दिया कि कितना मास डेल्टा टी में एंटर किया होगा, कितना डेल्टा टी में बाहर निकला होगा। अब समझना भाई इसके अंदर ना तो कोई टैप लगा रखी है अपने, मतलब यहाँ के अलावा कहीं से एक्स्ट्रा मास ना तो आ सकता है, ना ही कहीं पे आपने पंचर कर रखा है कि वहां से मास निकल जाए। इसको कहते हैं ना तो कोई सोर्स है ना ही कोई सिंक है बीच में, तो जितना पानी भाई यहाँ से एंटर करेगा उतना ही तो यहाँ से निकलेगा। सो डेल्टा टी टाइम में जितना मास एंटर हुआ उतना ही मास डेल्टा टी टाइम में बाहर निकलना चाहिए। तो लिख दीजिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम यूज करेंगे भाई m1 होना चाहिए m2 के इक्वल, m1 शुड बी इक्वल टू m2, पुट करते हैं वैल्यू a1 v1 डेल्टा टी। अब मैं चाहूंगा कि बार बार यहाँ से देख के ना करें, आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि अच्छा मास लिखने जा रहे हैं तो a इंटू वी डेल्टा टी लेंथ हो गई इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। अब आप दोनों तरफ देखेंगे ध्यान से तो डेल्टा टी और रो कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मींस a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी ab इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख दीजिए ab इज इक्वल टू कांस्टेंट और अल्टीमेटली v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना है, मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लिविंग इन टाइम डेल्टा टी, अल्टीमेटली ab इज इक्वल टू कांस्टेंट, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, कहीं पे भी लगा दो, बट ये तब लगेगा जब आप आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब अल्टीमेटली लिख दीजिए, लिख दीजिए it is clear that velocity of flow is inversely proportional, velocity of flow is inversely proportional to area of cross section, velocity of flow is inversely proportional to area of cross section। मतलब ये हुआ जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, जहां एरिया कम हो जाएगा वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। है आपके पास कोई एग्जांपल इसका, लाइव एग्जांपल, कि भाई आपके पास एक पाइप है, उस पाइप में किसी वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे, उसके नोजल को प्रेस कर देंगे, है ना, उसके फ्रंट को प्रेस कर देंगे और बहुत छोटा सा एरिया छोड़ देंगे जिसमें से पानी जा सकता है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, वाटर नाउ कम्स आउट विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, लार्जर वेलोसिटी। ठीक है, सभी जानते हैं इस बात को, कभी ना कभी आपने साइकिल, अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपनी कार, कोई चीज तो क्लियर की, वॉश की होगी उसकी हेल्प से, तो समझ सकते हैं जैसे ही पाइप को आगे से दबाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाती है। व्हाई, वी हैव रिड्यूस्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सो वेलोसिटी इंक्रीजेस। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज करें कहीं पे ना बहुत ही ब्रॉड, मतलब चौड़ी भी और डेप्थ वाली भी कोई कोई नदी बह रही है, ठीक है, बहते बहते, मतलब नाला है, रादर नाला बह रहा है, वो बहते बहते एकदम से नदी में जाके मिल गया, रिवर में जाके मिल गया। तो जैसे रिवर में मिलेगा तो और ज्यादा ब्रॉड एरिया मिल जाएगा उसको, तो जो पानी उस नाले में, कैनाल के अंदर फास्ट ट्रेवल कर रहा था, जैसे ही वो रिवर में जाके मर्ज होगा वहां पे उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और वो रिवर जब जाके सी के अंदर मर्ज होगी तो वेलोसिटी और भी कम हो जाएगी। राइट, सो हम बड़े आसानी से प्रैक्टिकली इन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। फाइन, एक आप लिख लीजिए यहां पर एग्जाम्पल, लिखिए
on pressing the nozzle of a pipe, on pressing the nozzle of a pipe, velocity of liquid flow increases. Velocity of liquid flow increases as area of cross section reduces. As area of cross section reduces. ठीक है, तो जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया था भाई आप लोग ध्यान से सुने, हम आज बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जिसे ना तो कंप्रेस किया जा सके, ना ही जिसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स हो, यानी एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा रहा है और कोई विस्कोसिटी भी नहीं है, राइट? उसका फ्लो स्टेडी है और उसमें कहीं पर भी रोटेशनल इफेक्ट्स नहीं है। तो चार चीजें, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और कहीं पे भी रोटेशन नहीं है। तो ठीक है, ये वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे आपको। इसके बेसिस पे हमने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी डिफाइन करी, जो अपने सभी ने अभी करी। मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लीविंग इन टाइम डेल्टा टी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। सिरिंज है जैसे, अरे सिरिंज में काफी एग्जांपल ले सकते हो। सिरिंज में जहां पर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, वहां से वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाती है। सो दैट वाज ऑल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनर्जीज कैरीड बाय अ फ्लोइंग लिक्विड, आइडियल लिक्विड। लिखिए जरा, एनर्जीज एसोसिएटेड विद ideal fluid, energies associated with ideal fluid। तो भाई हम तीन तरह की एनर्जीज की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट विद, लिखिए कंसीडर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड at height h with velocity v। Consider flow of ideal fluid at height h with velocity v। ठीक है, सो इन दैट केस आप एक बात समझ सकते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। लिखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय m mass of fluid, kinetic energy possessed by m mass of fluid। तो लिख सकते हैं k is equal to half m v square। kinetic energy possessed by m mass of fluid, k is equal to half m v square। हो गया? तो हमें पता है क्या कर रहा है, अल्टीमेटली आप भी समझ जाएंगे इस बात को। हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़नी, हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी पढ़ना है, पर यूनिट वेट भी पढ़ना है। तो दो चीजें जो बहुत ज्यादा काम आएंगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, कॉन्सेप्ट समझने में भी। हमें पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ना है, पर यूनिट वेट पढ़ना है। मेरे साथ बोलेंगे जरा एक बार अपने प्लेस पे, क्या पढ़ना है? एनर्जी जो भी पढ़ेंगे दैट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट। तो देखते हैं जरा, लिखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल, हाँ तो बताएं क्या हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम करने में? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। सो इट विल बी हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम क्या, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ना। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर। एक्चुअली ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो आप उसका मास कैसे देखेंगे? फ्लोइंग लिक्विड है, ठीक है, वेलोसिटी तो मेजर हो गई, ये पता लगा किस डेंसिटी का लिक्विड है, बट भाई कितना मास गया ये कैसे मेजर आउट करोगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए ये ज्यादा प्रैक्टिकल है यूज करना कि कितनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको मिल पा रही है, हाफ रो वी स्क्वायर। ऐसे लिखें, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा यहां से, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वेट लिखना है ना, तो एम जी कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला? वी स्क्वायर बाय 2g। लिखे लिखे शाबाश। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख दीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज, जो थर्ड पार्ट हमने लिखा, ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी हेड, नोन एज वेलोसिटी हेड, HEAD हेड।
अच्छा, एनीवन इन द क्लास कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2g? ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला है? एनीवन बताएं बताएं, शाबाश। मैं तब तक आपकी अटेंडेंस कर लेता हूं। क्विकली देखें, समझ के बताएं। हाँ जी, वेनी का आंसर सही है। और भी कोई बताए? अदिति कोशिश करो डियर आंसर करने की। अदिति, आदित्य, एनीवन? आप बोल के ही बता सकते हैं। भारती ट्राई करो डियर, कोशिश करो आंसर करने की। LT-1। दोबारा ट्राई करें थोड़ा सा। प्रीति सोचो। तुषार, शिखर, सो आई हैव गॉट सम आंसर्स। सुनिए, अगर एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो कितनी हाइट पे जाएगी? v स्क्वायर बाय 2g, यानी कि v स्क्वायर पर 2g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? लेंथ है बेसिकली वो। तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा l ओनली। ठीक है, LT-2 क्यों बोल रहे हो? संयम, ध्यान से देखो। वेलोसिटी अपॉन 2g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख दे स्टार मार्क करके। आपने पहले लिखा इट इज नोन एज वेलोसिटी हेड एंड हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इसकी डायमेंशंस लेंथ वाली। ठीक है, सो याद रखना अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेट। अब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लिखे जरा, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कंसीडर किया है तो mgh। हमने कंसीडर किया है लिक्विड को एट हाइट h, तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो आई सजेस्ट आप कंप्लीट लिखे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, दैट इज mgh। डन। अब क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। किसी का माइक हो मेरा बार बार, आप प्लीज ऑफ करें। माइक ऑफ करें प्लीज। राइट, या ट्राई टू बी गुड वन। देखिए फिर से, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो इट बिकम्स रो जी एच। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो जी एच। अब क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। वेट मतलब mg से डिवाइड कर दो। तो देखो यहां से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। mg से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? h बचा। राइट, तो किसी भी तरह की एनर्जी को अगर आप वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको बेसिकली लेंथ मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। तो इसे बोला था वेलोसिटी हेड, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। लिख दीजिए, इट इज नोन एज, ये लास्ट वाला पार्ट, इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, हाइट है तो इसकी तो डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है। आई होप ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हुए। मुझे एकदम टिप्स पे चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेट, v स्क्वायर अपॉन 2g। ये थोड़ा सा अलग है, याद करना। ये तो बहुत आसान है भाई, मास पता था अपॉन वॉल्यूम किया तो डेंसिटी आ गई, हाफ रो v स्क्वायर, कभी भी निकाल लेंगे। ये याद करना पड़ेगा, v स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच पर यूनिट वेट, दैट इज h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे प्रेशर एनर्जी। लिखें प्रेशर एनर्जी, लिखिए लिखिए बस। प्रेशर एनर्जी भाई, जिसको रोना आ रहा है दूध दूध पी लो। लिखिए आगे, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी बेसिकली क्या है?
जब किसी पॉइंट से ऊपर कुछ लिक्विड एग्जिस्ट करता है तो लिक्विड वहां पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो लिखें, इट मे बी डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड by the liquid, may be defined as energy possessed by liquid due to pressure exerted by it. Energy possessed by liquid due to pressure exerted by it. एक लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके बेसिस पे वो जो एनर्जी पोजेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी possessed by liquid due to आगे ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड। तो समझने की कोशिश करते हैं इसे, ये बनाइए डायग्राम मेरे साथ साथ। देखिए यहां कोई लिक्विड है h हाइट तक, किसी हाइट h तक आपने कोई लिक्विड कंसीडर किया, कैपिटल H कर देना इसे। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। अब होता क्या है, इस h हाइट की वजह से मान लो यहां प्रेशर P आ गया, ठीक है, इस हाइट h की वजह से, क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है प्लस इसका एक्सेस प्रेशर P है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ओवरऑल एक्सेस प्रेशर तो P ही काउंट होगा ना। सो सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वो मान लो P है, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, प्रेशर P है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो ऐसे डॉटेड करके ये बना दीजिए, डॉटेड करके, और इसे लिख दीजिए x। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये डिस्टेंस आपने x शो कर दिया, ठीक है। लिखिए, कंसीडर a frictionless and airtight piston, frictionless and airtight piston of area of cross section A, small a, of area of cross section small a, fitted at the bottom of vessel containing some liquid, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, let pressure exerted by this liquid at piston B P, let pressure exerted by this liquid at piston B P, ये लिक्विड पिस्टन के ऊपर P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो एक बात आप समझना ध्यान से, क्या करेगा ये, इसे पिस्टन को बाहर भेजेगा। अगर आप बाहर से फोर्स लगा के इसे वापस अंदर कर देंगे तो आपने प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया ना, प्रेशर इसे बाहर लाना चाहता है, आप इसे पुश करके अंदर ले जाते हैं, तो प्रेशर के अगेंस्ट आपने जो वर्क किया वो स्टोर हो गया एज प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो लिखिए जरा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पिस्टन, work done in displacing piston through a very small distance x, या through distance x लिखो, work done in displacing piston through distance x by applying force, by applying equal and opposite force, by applying equal and opposite force, F is equal to PA becomes, प्रेशर P था, एरिया A था, तो फोर्स बन गई PA, तो हमने इक्वल अपोजिट फोर्स लगाई कितनी, PA, उसकी वजह से x जब डिस्प्लेस किया तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन becomes equal to force into displacement, that is P into A into x,
ठीक है, लिखते जाएं। तो लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट किया, उसके अगेंस्ट आप अगर फोर्स लगाते हैं तो आप मूव कर पाते हैं। ये जो वर्क किया, दिस गेट स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी। लिख दें, वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर, वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर is stored as pressure energy. Work done against pressure is stored as pressure energy. ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब मेन जो यहां से करना है वही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट वेट। देखिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखें यहां पर A इंटू एक्स वॉल्यूम बना रहे हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, so that comes out to be P. Pressure energy per unit volume becomes P. आप अलग से लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो A into X, वॉल्यूम इज A into X, so pressure energy per unit volume is P. ये याद रखना कितना आसान है, देखो जो प्रेशर है वही प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। आप डायरेक्टली लिखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P लिख दो, प्रेशर एनर्जी। अब लास्ट में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। समझना ध्यान से, पहले था प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, आप AX को वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय क्या किया आपने, वेट, वेट इज मास इनटू जी, मास इनटू जी। ध्यान दे क्या लिख रहा हूं, जो प्रेशर एनर्जी थी वो थी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, उसे मैंने डिवाइड किया मास इनटू जी से। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये क्या बन गया, P बाय रो जी, P बाय रो जी। सो फिर से देखो, एक एनर्जी को आपने वेट से डिवाइड किया, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक तरह का हेड होना चाहिए, एक तरह की हाइट होनी चाहिए, तो इसके डायमेंशंस भी लेंथ की होती है और इसे बोला जाता है प्रेशर हेड। लिखे जरा, इट इज नोन एज प्रेशर हेड, नोन एज प्रेशर हेड एंड हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ, एंड हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। फाइन, सो एक बार फिर ध्यान से देखें, प्रेशर एनर्जी का मतलब ये था कि प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि जैसे मैं यहां से हाथ हटाऊंगा वापस से लेके आएगा। सो हमने प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फोर्स डिफाइन किया, उतनी फोर्स बाहर से लगाई तो वर्क कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, PA into X, PA into X is pressure into volume बेसिकली। तो जब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किया तो वो P आ गया, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट किया तो वो P बाय रो जी आ गया। इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। तो कभी भी मैं बोलूं वेलोसिटी हेड तो क्या आएगा, कोई बोल के बताएगा, वेलोसिटी हेड, बोले शाबाश, अरे वेलोसिटी हेड v स्क्वायर अपॉन 2g, ग्रेविटेशनल हेड h एंड प्रेशर हेड p बाय रो जी। तो तीनों हेड अच्छे से याद करो, वेलोसिटी हेड v स्क्वायर बाय 2g, प्रेशर हेड p बाय रो जी एंड ग्रेविटेशनल हेड h, दैट्स इट। सिमिलरली पर यूनिट वॉल्यूम वाला याद करें, ये खास तौर पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज P इटसेल्फ। ठीक है डियर, तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो मेरी बात फिर सुने ध्यान से, हमने आज क्लास के अंदर सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर की फिजिकल सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करी थी। क्या था वो, रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं, नोट्स में है वहां से पढ़ लेना, आप लिख सकते हैं इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जिस लिक्विड का की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसमें इनर्शिया ज्यादा होता है, उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा आती है, और जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है जो कि डिनोमिनेटर में है, विस्कोसिटी ज्यादा होने पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप जानते हैं रेनॉल्ड्स नंबर जितना कम होगा उतना मोशन का स्ट्रीमलाइन होना, फ्लो का स्ट्रीमलाइन होना इजी हो जाएगा। सो जितना हाई डेंसिटी का लिक्विड है और लो विस्कोसिटी का लिक्विड है वो जल्दी टर्बुलेंट हो जाएगा, और जितना हाई विस्कोसिटी का लिक्विड है और लो डेंसिटी का लिक्विड है वो ज्यादा समय तक स्ट्रीमलाइन बना रहेगा। क्लियर, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद आइडियल लिक्विड वो मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और तीन तरह की एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। फाइन, तो कल करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। और बस कल और बियर करें मेरे साथ, परसों से मैं आपको सेंटर पे बुला लूंगा, सिर्फ कल तक बियर करें। थैंक यू।